चलिए, तो अभी हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरीके से एल्वियोलाई से ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है किस तरीके से एक्सचेंज करी जाती है, वहीं टिश्यू लेवल पे किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज़ इन और डिफ्यूज़ आउट होती हैं। तो अब ये बात सवाल उठता है कि जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से ब्लड में एल्वियोलाई से और टिश्यू की तरफ किस तरीके से जाती हैं, क्योंकि ब्लड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा है आपका, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो इनके साथ किस तरीके से वो एसोसिएट होके जाती हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके हमारे ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंचती हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 3% जो बची हुई है वो होती है सॉल्युबल फॉर्म में। ये चीज़ इसलिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो ऑक्सीजन की है वो प्लाज्मा में काफ़ी कम होती है। वहीं अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 77% जो है वो जाती है आपकी प्लाज्मा के थ्रू, और वहीं 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाती है विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन, या ये चीज़ कहें हम कि हेमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करके ब्लड में वो हमारे लंग्स से टिश्यू की तरफ जाती है। जो 77% हम लोगों ने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड की, कि जो ब्लड में आइदर थ्रू प्लाज्मा या डिसॉल्व होके जाती है, तो वहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनके थ्रू जाती है अराउंड 70%, और वहीं अगर हम बात करें डिसॉल्व होके, उसमें प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जो जाती है वो जाती है 7%। तो यहाँ से एक इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कितना परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ में या आरबीसी के साथ में अटैच होके जाता है या बाइंड होके जाता है लंग से टिश्यू की तरफ। तो आंसर होगा आपका 20 से 25%, या अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो अराउंड 23%। और वहीं अगर हम बात करें कि प्लाज्मा के थ्रू कितनी जाती है, तो प्लाज्मा के थ्रू जाती है 77%। एक और चीज़ बनती है कि कार्बोनेट आयन के थ्रू किस तरीके से जाती है, बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, तो बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू जाती है 70%, और वहीं 7% जो जाती है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में जाती है। वहीं ऑक्सीजन की जो हम लोगों ने बात करी थी कि ऑक्सीजन 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएट होके जाती है या बाइंड होके जाती है, और 3% केवल सॉल्यूबल फॉर्म में ब्लड से ट्रांसपोर्ट करी जाती है। बात करी हम लोगों ने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, तो और हेमोग्लोबिन की बात करी, आरबीसीज के अंदर हमारे हेमोग्लोबिन मिलते हैं, और हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे बाइंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। अब जो एक आरबीसी होता है उसमें अराउंड 280 से लेके 300 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हमको सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। अब ये जो अल्फा चेन है और बीटा चेन है, ये हमारी हेमोग्लोबिन की जो अल्फा और बीटा चेन है ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करती हैं। मतलब इनकी क्षमता है कि ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को आपस में हेमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर सकें। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और अब यहाँ से बात आती है कि हमारा जो ऑक्सीजन है, हेमोग्लोबिन की हम बात करें तो 4 ऑक्सीजन वो पकड़ सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर उसने एक ही ऑक्सीजन को पकड़ा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो 25% सेचुरेटेड स्टेट में है। वहीं अगर हम बात करें कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसके साथ में बाइंड कर गए हैं तो वो चीज़ कहलाएगी 50%, 3 मॉलिक्यूल्स तो 75%, और 4 मॉलिक्यूल्स हमारे जो अगर हेमोग्लोबिन ने पकड़ लिए हैं तो वो 100% सेचुरेट हो चुका है। अब अगर ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे इसके बाद भी बढ़ती है तो हमारा जो ऑक्सीजन है, जो सेचुरेशन लेवल है वो क्योंकि 100% हो गया है तो उससे ज़्यादा तो वो सेचुरेट हो नहीं पाएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हीमोग्लोबिन है, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का केवल 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ही पकड़ सकता है। अब ये जो बात करी हम लोगों ने कि ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की,
ये डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर कि किस तरीके की का एनवायरनमेंट होगा इनके आसपास जिससे ये बाइंडिंग को अफेक्ट करेंगे, मतलब बाइंडिंग को या तो एनहेंस करेंगे या फिर उसको डिसरप्ट करेंगे, मतलब उसकी बाइंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उस पर डिपेंड करेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि हम लोगों ने बात करी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हेमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर सकती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स हमारे ब्लड का पीएच लेवल क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच लेवल एंड टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएट होने की या डिसोसिएट होने की। अगर कंडीशन अनफेवरेबल होंगी तो डिसोसिएशन होगा हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, और वहीं अगर कंडीशंस फेवरेबल रहीं तो इस चीज़ का एसोसिएशन होगा। अब इसी चीज़ को जो ये हमारा ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का की बाइंडिंग है या एसोसिएशन है, इसी को अगर हम प्लॉट करना चाहें एज पर द सेचुरेशन लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन और उसी के साथ साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो किस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता है उसी हिसाब से हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो किस तरीके से सेचुरेट होता चला जाता है। तो उसके लिए एक कर्व डिफाइंड होता है दैट इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कर्व। तो एक ये एस शेप का कर्व बनता है हमारा, जो ये दर्शाता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जाते हैं तो हमारे हेमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन लेवल है वो किस तरीके से बढ़ता जाता है और कब 100% हमारा हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से सेचुरेट हो जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी नॉर्मल कंडीशन में, मतलब अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो ये जो आप डार्क लाइन देख रहे हैं ये हमारा कर्व बनेगा कि पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये कर्व है ये डार्क लाइन के थ्रू नज़र आएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि कैसी कंडीशंस होंगी अगर फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात करी कि अगर पीएच लेवल क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाते हैं तो उसका असर इस कर्व के ऊपर क्या पड़ेगा, तो वो चीज़ को हम देखते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने बात करी कि ये जो कर्व है दिस इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कर्व, और इसी के दूसरे नाम है आपका ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मतलब ये कर्व ये दिखाएगा कि किस तरीके से हमारा हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है उसका किस तरीके से इन सारे फैक्टर्स के असर से किस तरीके से हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ये जो नॉर्मली हमारा जो कर्व आया है, अब अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेंगी, अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी, तो उस केस में जो हमारा कर्व है वो राइट हैंड साइड की तरफ खिसक जाएगा। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो 50% का लेवल है पार्शियल हमारा जो हेमोग्लोबिन है, हम देखें कि ये 50% नॉर्मल कंडीशन में हमारा हेमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड किस पार्शियल प्रेशर पे हो जाता है। तो हमने ये चीज़ पाई कि ये हमारा जो 50% लेवल आता है हमारे हेमोग्लोबिन का वो आता है करीब करीब 26 mm ऑफ Hg पे। मतलब 26 mm ऑफ Hg अगर पार्शियल प्रेशर होता है तो हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेट हो जाता है। अब हम इसी चीज़ को देखेंगे कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, मतलब H पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं या हमारा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है या पार्शियल प्रेशर ऑफ अभी तो हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो ये P50 वैल्यू है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने बात करी अनफेवरेबल कंडीशन की। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो चीज़ होगी, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, मतलब वो अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उस समय पे हम पाएंगे कि जो हमारी P50 वैल्यू है
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की जो नॉर्मल कंडीशन में 26 mm ऑफ Hg थी 50% हेमोग्लोबिन को सेचुरेट करने के लिए, वो चीज़ शिफ्ट हो जाएगी हमारी राइट साइड पे। मतलब या तो 30 mm ऑफ Hg आ जाएगा या 35 या 40, या ये चीज़ हमारी बढ़ती जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड। और इसको राइट हैंड शिफ्ट करवाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं? तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो डेफिनेटली जो हमारा ब्लड है उसमें H पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, और H पॉजिटिव की आयन की संख्या बढ़ने का मतलब है कि जो हमारा एसिडिटी है हमारे ब्लड की, वो एसिडिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, या हम ये कहें कि अल्कलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारा जो एसिडिटी बढ़ने का मतलब है जो pH लेवल है हमारा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन, ये सारी कंडीशंस क्या हैं, अनफेवरेबल। वहीं हम बात करें 2,3-DPG की, तो 2,3-DPG ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, और ये चीज़ क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग शो करते हैं। तो अब अगर ब्लड में इनका भी, इन मॉलिक्यूल्स का भी नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड में हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन इनके साथ में एसोसिएट हो जाएगा, और वही चीज़ होगी जो हमारा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन में जो है हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी हेमोग्लोबिन से एफिनिटी कम होगी, और हमारा जो कर्व है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो शिफ्टिंग है राइट हैंड साइड की तरफ, ये चीज कहलाती है भोर्स इफेक्ट। सबसे पहले जो हमारे भोर साहब थे इन्हीं ने इस चीज को, इस इफेक्ट को बताया था, तो इसलिए इस चीज को बोलते हैं भोर्स इफेक्ट। तो भोर्स इफेक्ट मतलब इनका डिसोसिएशन करवाने के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार हो गई, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाए, पीएच लेवल कम हो जाए, या हम कहें उसको कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अगर 43 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके आसपास है तो ऐसे समय पे भी जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन है, यानी गर्मी या टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये भी एसोसिएशन जो है या इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाती है, और हम कह सकते हैं कि डिसोसिएशन जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन है वो बढ़ जाता है। तो इन सारी कंडीशन में हमारा जो कर्व है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और ये चीज़ कहलाती है भोर्स इफेक्ट। अब यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में कहाँ पे ज़्यादा होगा या पार्शियल प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, H पॉजिटिव आयंस कहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, तो वो सारी कंडीशन कहाँ होगी, नियर द टिश्यू। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है हमारा कर्व, वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, नियर द टिश्यू। जब भी ब्लड टिश्यू के पास में होगा तो ये जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है या ये सिग्मोइड कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, और ये जो शिफ्टिंग है राइट हैंड साइड में इस कर्व की, ये कहलाती है आपकी भोर्स इफेक्ट। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कंडीशंस फेवरेबल हो गई, दैट मीन्स हमारी जो एल्वियोलाई के पास में कंडीशंस थी या हमारे लंग्स के पास में जब ब्लड आ जाता है तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनती हैं, और हमने देखा है कि वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का राज चलता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे ब्लड में आती है और वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड में से डिफ्यूज़ आउट हो जाती है एल्वियोलाई में, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है। तो यानी हमारी जो कंडीशन कैसी हो गई है, फेवरेबल कंडीशन। अगर हम उसको P50 लेवल पे समझने की कोशिश करें कि 50% सेचुरेशन जो होता है वो अब किस तरीके से होगा, तो कंडीशंस फेवरेबल होने के कारण कम ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मिलने पर ही हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो फुल्ली सेचुरेट हो जाएगा, मतलब वो चार अपने ऑक्सीजन्स को आराम से पकड़ पाएगा। और हम पाएंगे कि जो हमारा ये कर्व है, इसकी ये कर्व जो सिग्मोइड कर्व है ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट होएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये चीज़ कहलाएगी हमारा हेल्डन इफेक्ट। जब ये कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज हेल्डन इफेक्ट। तो अगर ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा था तो हमने बात करी थी कि ये कहलाता है भोर्स इफेक्ट। वहीं अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में ये चीज कहलाएगी हमारा हेल्डन इफेक्ट।
अब हेल्डेन इफेक्ट जब होगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें ये चीज़ फेवरेबल रहेगी? मतलब ये चीज़ हुई हमारी कि अल्कलिनिटी जो है वो बढ़ना चाहिए, मतलब हमारा जो पीएच लेवल है वो चीज़ बढ़ेगी, या हम ये चीज़ कहें कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि ऐसी कंडीशन होना चाहिए कि जहाँ पे डीपीजी मॉलिक्यूल्स जो हैं 2,3 डीपीजी, ये जो है मॉलिक्यूल्स इनकी मात्रा कम हो, मतलब हेमोग्लोबिन फ्री है एसोसिएट होने के लिए ऑक्सीजन से। वहीं जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अगर आपका अराउंड अराउंड है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 23-25 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर आपका टेम्परेचर है, तो ये मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में आराम से एसोसिएट हो सकता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से हमारी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से एसोसिएट होती है या बाइंड करती है, और किस तरीके से जो हमारा सेचुरेशन लेवल है हीमोग्लोबिन का, वो किस तरीके से इफेक्ट होता है इन सारी कंडीशंस में। और हम लोगों ने ये भी बात कर ली कि बोर्स इफेक्ट क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है। कर्व अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपका कि जो P50 वैल्यू है, हेमोग्लोबिन के सेचुरेशन होने की P50 वैल्यू है, वो शिफ्ट हो गई है 26 mm ऑफ Hg से 40 mm ऑफ Hg तक। तो क्या इफेक्ट हो रहा है, कंडीशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? तो अब आराम से आप ये चीज़ बता सकते हैं कि अगर वैल्यू बढ़ी है तो दैट मीन्स कंडीशन जो है अनफेवरेबल है। और ये कंडीशंस कहाँ पे मिल सकती हैं आपको? ये कंडीशन मिल सकती हैं आपको टिश्यू के पास में। वहीं अगर P50 वैल्यू जो है सिग्मॉइड कर्व की वो कम हुई है, तो ये चीज़ आपको दर्शाती है कि ये कौन सा इफेक्ट है, ये है हमारा हेल्डेन इफेक्ट। और यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई है, कंडीशंस फेवरेबल हुई हैं। फेवरेबल मतलब हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, या हम कहें कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ है, डीपीजी मॉलिक्यूल्स नहीं है, टेम्परेचर फेवरेबल हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप ये चीज़ को देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या बोर्स इफेक्ट। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम सभी को पता है कि 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करके जाती है, और वो फॉर्म करती है आपका कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना के वो ब्लड के साथ में आगे जाती है। वहीं हम लोगों ने बात करी थी कि अराउंड 77%, और 77% में भी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू ब्लड प्लाज्मा में से होते हुए जाती है। वहीं 7% जो है वो डिजॉल्व स्टेट में जाती है। अब हमको सभी को ये पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग कहाँ होगी। लोडिंग मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी या उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, वहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आएगी। और वो स्थिति कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है टिश्यू के पास में। तो जो लोडिंग होगी, भाई ट्रांसपोर्ट करना है तो लोडिंग करना पड़ेगी, तो जो लोडिंग होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वो होगी हमारे टिश्यू के पास में। सो व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, मतलब टिश्यू के पास में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो हाई होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। और वहीं अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई के पास में हमारा जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हमारा जो एसोसिएशन है या बाइंडिंग है टिश्यू के पास में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। तो जो लोडिंग होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वो होगी टिश्यू के पास में। अब पॉइंट वाइज देखने की बजाय हम लोग इसको प्रॉपरली जो इक्वेशंस हैं उसमें ही समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से टिश्यू से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से किस किस अलग अलग फॉर्म में ब्लड में लोड करी जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक हमारा टिश्यू है, और टिश्यू के साथ में हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं वो इसके काफ़ी नज़दीक हैं। अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे यहाँ पे टिश्यू में जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, ग्लूकोज जो है उसको तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है विथ एनर्जी।
अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अराउंड 45 mm ऑफ Hg हो जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ आउट होगी और हमारे ब्लड तक पहुँचेगी। जो हम लोगों ने बात करी थी, जो 7% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो भी यहाँ से डिफ्यूज आउट हो रही है, उसको अगर हम 100% माने तो उसमें से जो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो तो हमारी कैसी चली जाएगी, डिजॉल्व स्टेट में। हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो किस तरीके से चली जाएगी, डिजॉल्व स्टेट में, प्लाज्मा में। वहीं अगर हम बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाकी की जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी किसके अंदर आएगी, हमारी आरबीसीज के अंदर। अब आरबीसीज के अंदर जब आएगी तो उसमें से भी 23%, 20 to 25% कहें हम, तो 23% अगर हम देखें तो वो किसके साथ में एसोसिएट होगी, हीमोग्लोबिन के साथ में डायरेक्ट एसोसिएट होगी और वो क्या बना लेगी, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। तो 23% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से, थ्रू कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों अपने एक साथ में बाइंड किए और उन्होंने बना लिया कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनता है इसमें कोई भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरीके से 23% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएट हो जाएगी। अब बाकी की जो बची हमारी 70% कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरीके से जाएगी, तो वो भी किसके अंदर आई थी, हमारी आरबीसीज के अंदर। और आरबीसीज के अंदर जब वो आएगी तो वहाँ पे इसको मिलेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की साथ में रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी और हमारी बनाएगी बाइकार्बोनेट। इट इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन। इसके कारण क्या चीज़ होगी, हमारे जो आरबीसी होगा उसके अंदर जो बाइकार्बोनेट है वो चीज़ डिसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन बना देगा। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन अब धीरे धीरे हमारे आरबीसीज में बढ़ता चला जाएगा। अब ये जब H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है एसिडिक। और ये एसिडिक कंडीशन होने के कारण अब ये चीज़ क्या होगी, आरबीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगी। नुकसानदायक मतलब इस कंडीशन में हमारे आरबीसीज जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं। और हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3, अब HCO3 का क्या होगा, HCO3 जो HCO3 निगेटिव ये जो आयन है हमारा बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि हमारे आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके लिए परमिएबल होती है। तो जो हमारे HCO3 निगेटिव आयन्स हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होते चलेंगे हमारे बाहर की तरफ, मतलब दैट मीन्स प्लाज्मा में। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी प्लाज्मा के थ्रू ही जाएगी। तो ये HCO3 जो आयन्स हैं ये बाहर जाएंगे और वहाँ पे इनको कौन मिलेंगे, इनको मिलेंगे सोडियम आयन, और ये वहाँ पे बना लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जब HCO3 आयन बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो डिफ़र कर जाएगा, मतलब जो हमारे पोटेंशियल पे चार्ज है वो चीज़ डिफ़र कर जाएगी। और उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमारे जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन जो है वो हमारे आरबीसीज के अंदर शिफ्ट किए जाएंगे। इसी चीज़ को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो ये जो शिफ्टिंग है क्लोरीन आयन की हमारे आरबीसीज के अंदर, ये चीज़ कहलाएगी क्लोराइड शिफ्ट। और ये चीज़ क्यों हो रही है, ताकि हमारे जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल मेंटेन किया जा सके। अब हमने बात करी है कि H पॉजिटिव आयन, धीरे धीरे ये H पॉजिटिव आयन का भी कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और अगर ये HCl बना लेंगे तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगी, ये एसिडिक कंडीशंस को हमारे आरबीसीज के अंदर बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ये चीज़ जो है वो हमारे आरबीसी के लिए है नुकसानदायक। अब ये चीज़ जो है वो इससे सहन नहीं होती, किससे, हमारे हेमोग्लोबिन से, क्योंकि अगर आरबीसीज रप्चर हो गए तो हेमोग्लोबिन के लिए भी नुकसानदायक है, उसका घर जो है वो टूट जाएगा। तो इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और वो किसको पकड़ लेता है, H पॉजिटिव आयन को, और हमारा बन जाता है HHB। और HHB ये क्या है, हमारा हेमोग्लोबिनिक एसिड।
तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो हेमोग्लोबिन के साथ में मिलकर क्या बना देते हैं, HHB, या हम इसको कहें हेमोग्लोबिनिक एसिड। तो यहाँ पे हेमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो हमारी ऑक्सीजन के साथ में इसकी बाइंडिंग थी हेमोग्लोबिन की, वो डिसरप्ट हो जाती है, या ये चीज़ कहें हम टूट जाती है। ऑक्सीजन फ्री होके किसके पास चली जाती है, टिश्यू की, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारी हेमोग्लोबिन के साथ में 97% ऑक्सीजन ने ट्रेवल किया था, वो यहाँ से डिसोसिएट होके अब कहाँ चली जाएगी, टिश्यू में। वहीं जो हमारी 3% ऑक्सीजन भी सॉल्युबल फॉर्म में थी, वो भी डिसोसिएट होके कहाँ पे वो भी डिफ्यूज़ आउट होके कहाँ पे चले जाएगी, टिश्यू में। और वहीं जो हमारा जो ये है हमारा हेमोग्लोबिन, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, एज अ बफर टू फॉर्म एसिड, ताकि हमारे H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम किया जा सके। तो आपसे अगर ये चीज़ क्वेश्चन पूछी जाती है कि भाई हेमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पे एज अ बफर एक्ट करता है, सो योर आंसर विल बी नियर द टिश्यू। टिश्यू के पास में हेमोग्लोबिन जो होता है वो एक्ट एज अ बफर। अब इस तरीके से जो हमारा HCO3 आयंस हैं वो हमारे बाहर चले गए, और उन्होंने किसके साथ में बाइंड कर लिया, सोडियम के साथ में, और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बनाया। अब ये जो ब्लड है इसमें ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से फ्लो होके आगे चली जाएगी। तो एक बार हम इसको एक बार फिर से देखते हैं कि 7% जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो किस फॉर्म में चली गई, डिजॉल्व फॉर्म में। वहीं जो बाइकार्बोनेट आयंस बने थे, और ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है बाइकार्बोनेट आयंस को बनाने की, वो होती है हमारे आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर होती है, और फिर जो ये बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो है उनके लिए परमिएबल होती है, तो बाइकार्बोनेट आयन चले जाते हैं बाहर, और बाहर जाने के बाद में वो एसोसिएट होते हैं सोडियम के साथ में और बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं जो क्लोराइड है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, विच इज़ कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। और ये चीज़ क्यों होती है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मेंटेन रखने के लिए। तो इस तरीके से जो क्लोराइड आयंस हैं वो अंदर आ गए। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि H पॉजिटिव बाइकार्बोनेट आयन जब टूटा तो उसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया, और ये मेंटेन कर रहा है हमारे एसिडिटी को बढ़ा रहा है आरबीसी के अंदर। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो हमारे हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो एसोसिएशन या वो बाइंडिंग जो है वो टूटेगी। हीमोग्लोबिन एक्ट करेगा एज अ बफर, ताकि H पॉजिटिव आयन को कैच कर सके, और आरबीसीज के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको एसिडिक होने से बचा सके। तो वो चीज़ उसके साथ में जुड़ के बना लेगा आपका हेमोग्लोबिनिक एसिड। वहीं जो हमारी ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी, और रिलीज होकर डिफ्यूज आउट होकर हमारी यहाँ पे चली जाएगी टिश्यू में। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी क्या चीज़ कि किस तरीके से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग होती है ब्लड के अंदर नियर द टिश्यू। अब यही चीज़ अगर हम बात करें, जो हम लोगों ने बात करी थी सिग्मॉइड कर्व की या भोर्स इफेक्ट की, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे अगर हमको देखने को मिल रहा है तो क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भोर्स इफेक्ट हो रहा है। मतलब जो सिग्मॉइड कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो है वो डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये तो बात हो गई लोडिंग की, कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से लोड कर दी गई ब्लड में, और फिर अब ये ब्लड में से आगे जाएगी, और ब्लड में आगे जाने के बाद में ये कहाँ पहुँचेगी, ये पहुँचेगी हमारे लंग्स के पास में, एल्वियोलाई के पास में, और वहाँ पे अब इसको अनलोड करना है। दैट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में आ चुकी है, इसको एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज आउट करना है। तो वही की वही जो रिएक्शंस हैं जो हम लोगों ने अभी देखी लोडिंग के समय पे, वही की वही रिएक्शन जो हैं वो अब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगी। मतलब वहाँ पे क्या चीज़, अब वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है। और वहीं अगर देखी जाए तो पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का ज़्यादा होने के कारण कंडीशन कैसी हैं, फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग के लिए। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पहली चीज़ तो जो 7% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में आई है, वो वैसी की वैसी डिजॉल्व स्टेट से ही डायरेक्ट डिफ्यूज आउट हो जाएगी हमारे एल्वियोलाई में। और ये हम बात कर रहे हैं जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिजॉल्व हुई है अपने ब्लड के अंदर।
या ब्लड ने जिसको कैरी किया है, तो वो अगर हमने 100% मानी है तो उसमें से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी आपकी डायरेक्टली एल्वियोलाई के अंदर। वहीं हमने बात करी थी जो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना था, जो कार्बन बाइकार्बोनेट आयन के साथ में सोडियम ने जुड़ के बनाया था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, और वहाँ से जो कार्बोनेट आयन्स हैं वो वापस से कहाँ पे आएंगे, आरबीसीज के अंदर। और आरबीसीज के अंदर आने पर वो वापस से क्या चीज़ होगी, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेंगे, H2CO3 बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और बाइकार्बोनेट को फिर से डिसोसिएट करके किस में तब्दील कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड इट इज अ फास्ट प्रोसेस। तो अब ये चीज़ जब होगी उसके बाद में हमारी क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, और ये चीज़ कितनी हुई, अराउंड 70% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरीके से रिलीज हो जाएगी, और फिर से वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिफ्यूज आउट होकर हमारे एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी। तो क्या चीज़ हुई है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट आयन टूटे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटे हैं, उन्होंने हमारा बाइकार्बोनेट आयन बनाया है, सोडियम आयन्स फ्री हो गए हैं, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसीज के अंदर जाएगा, एक फास्ट रिएक्शन के द्वारा हमारा जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जो हमारा एंजाइम यहाँ पे यूज़ है वही सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को होने में मदद करेगा। अब बात आती है कि जो बाकी की हमारी 23% कार्बन डाइऑक्साइड बच गई है, जो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएटेड है। अब जो हमारी ऑक्सीजन है वहाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ये जो हमारा HHB मॉलिक्यूल बना है उसको तोड़ेगी, उसमें से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करवाएगी, और हमारा जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ में बाइंड कर लेगी। बाइंड करने के बाद में हमारे जो H पॉजिटिव आयन है वो फ्री हो जाएंगे, और ये जो H पॉजिटिव आयन है ये फिर से हमारे क्या बनाएंगे, हमारे आरबीसी की एसिडिटी। लेकिन अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे बाइकार्बोनेट आयन्स हैं वो अंदर आए हैं, और वो किसके साथ में हमारे जुड़ेंगे, इसी H पॉजिटिव आयन के साथ में। तो यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं वो बाइकार्बोनेट के साथ में, बाइकार्बोनेट आयन के साथ में जुड़ते हुए बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और वो बाइकार्बोनेट हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी ऑक्सीजन है वो किसके साथ में एसोसिएट हो जाएगी, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएट हो जाएगी, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगी, और इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी रिलीज हुई है वो वापस से हमारी कहाँ पे आ जाएगी, डिफ्यूज आउट होके हमारे एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पूरा का पूरा अनलोडिंग हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हुआ। तो जो 7% हमारी डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डायरेक्ट डिफ्यूज आउट हो गई, वहीं जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में थी या सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में थी वो फिर से बाइकार्बोनेट आयन हमारे किसके अंदर आए, आरबीसीज के अंदर आए। वो जो 23% हमारी कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इनका डिसोसिएशन होगा, H पॉजिटिव आयन फिर से फ्री होंगे, और वही हमारे बाइकार्बोनेट आयन के साथ में रिएक्ट करेंगे, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगी, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन कैप्चर किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं, बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। तो इन्होंने इसकी एसिडिटी को बढ़ने से रोका है, आरबीसीज के अंदर एसिडिटी को बढ़ने से रोका है। तो यहाँ पे हम चीज़ ये पाएंगे कि जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है ये एक्ट करेगा एज अ बफर, ताकि हमारे आरबीसीज हैं उनकी जो है एसिडिटी बढ़ ना पाए। और जो हमारा हेमोग्लोबिनिक एसिड था उसको किसने तोड़ा है, हमारे ऑक्सीजन ने, और H पॉजिटिव आयन रिलीज करवाया था। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है फ्री होने के बाद में डिफ्यूज आउट हो जाएगी, और किसके अंदर चली जाएगी, हमारे एल्वियोलाई के अंदर, और वहाँ से वापस से एक्सपायर कर दी जाएगी
एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ में अराउंड 97% जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ में एसोसिएट हो जाएगी, हेमोग्लोबिन के साथ में। कुछ जो ऑक्सीजन का पोर्शन है जो हम लोगों ने बात करी थी 3% ऑक्सीजन, वो हमारी किस में डिजॉल्व हो जाएगी, प्लाज्मा में। तो इस तरीके से ये हो जाएगी अनलोडिंग, इसको कहेंगे हम अनलोडिंग। और ये चीज़ कहाँ पे हो रही है, एल्वियोलाई के पास में या लंग्स के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in blood.